हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। जितने भी विद्यार्थी जीडी कांस्टेबल के लिए हो, यह मैथ का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का सोल्यूशन है। 20 प्रश्न का 27 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट है, यानी 2:30 से 3:30 बोले तो थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन। अब आप सभी को लास्ट ऑप्शन बचा अपने नंबर को इंक्रीज करने में, ओनली वन प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे प्रैक्टिस करो। तो ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जो न्यू हो, क्या करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि प्रति शिफ्ट का और हर शिफ्ट का यहाँ पे नोटिफिकेशन आप सभी को क्या हो तो मिलता रहे। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। चलो शुरू करते हैं मैथ का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखो पूछा गया था, यहाँ से समझना। पहला प्रश्न पूछा गया था, कह रहा है इतना रुपया की धनराशि पर पहले और दूसरे बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 और 880 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। देखो सिंपल तरीका से समझना। और देखो यहाँ पे आप लोग जैसे होते हो कि पहला प्रश्न देखते हो, आप लोग सोचते हो कि नहीं नहीं बनेगा, बहुत हार्ड है, सिंपल तरीका से बताते नहीं हो। तो देखो जो स्टूडेंट ऐसे हो तो सब आप सभी का नंबर इंक्रीज कभी नहीं होगा। वैसे स्टूडेंट का नंबर इंक्रीज होगा जो 20 प्रश्न का सॉल्यूशन 20 प्रश्न करते हो, यानी पूरा का पूरा करते हो, तभी तो कुछ ना कुछ सीखोगे, तभी तो एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ करोगे। तो वही कहने का हमारा मतलब है कि जो ना बन रहा है ना, उसको सीखने की कोशिश करो और सभी प्रश्न लगाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, हमारे और आपके मन से यह प्रश्न नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तभी तो बता रहा हूँ। तो चलो देखो पहला प्रश्न देखो कर रहा है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है समझना। कर रहा है यदि 8,000 रुपये की धनराशि पर, ठीक है, पहले और दूसरे बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपया और 880 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। अब हमें कह रहा है वार्षिक दर क्या होगा, दर निकालना है। तो सिंपल तरीका से समझो, प्रिंसिपल कितना दे रखा है भाई, तो प्रिंसिपल 8,000 रुपये क्या है, तो प्रिंसिपल है। अब कह रहा है ना कि पहले और दूसरे बरस, यानी पहले साल और दूसरे साल का अगर हम बात करें ना, तो पहले साल का देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 800 रुपये। समझना, बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा। और दूसरे बरस का कितना है भाई, तो 8,800 रुपया। ये क्या है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ से प्रिंसिपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ में क्या करना है, तो ये पहले बरस का ब्याज है, दूसरे बरस का ब्याज है। ठीक है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है। अब हमें क्या कर लेना है, तो यहाँ से सिंपल तरीका से अगर हम दूसरे बरस का मूलधन निकालते हैं, क्या करते हैं, दूसरे बरस का मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालेंगे। अब देखो दूसरे बरस का मूलधन कैसे निकलता है, तो सिंपल तरीका से जैसे मान लो कि ये 8,000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये ब्याज कितना है, तो 800 रुपये ब्याज लग रहा है। अगर हम दूसरे साल का मूलधन निकालेंगे, तो अगर हम प्रिंसिपल को और ब्याज को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, दूसरे साल का मूलधन, यानी 8,800 रुपये क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से दूसरे साल का मूलधन। अगर हमें यहाँ पे दूसरे साल का मिश्रधन निकालना है, क्या निकालना है भाई, तो मिश्रधन निकालना है दूसरे साल का। तो दूसरे साल का यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, 2 बरस का मिश्रधन जो निकल जाएगा वह कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आया, तो प्रिंसिपल 8,800 आया। अब इस 8,800 में हम दूसरे साल को क्या करते हैं, तो ये वाला हम मिश्रधन जोड़ देते हैं, यानी ब्याज जोड़ देते हैं, तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। यानी 8,800 प्लस 8,880 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो 8,800 और प्लस हमें कितना होगा, 880 को जोड़ेंगे, तो ये हमारा 0 हो गया, 8 हो गया, 8 8 16 का 6 हो गया, और बाकी एक, और ये 8 है और एक 9 हो गया। अब 9,680 जो होगा ना, ये हमारा दूसरे क्या होगा, तो दूसरे साल का मिश्रधन निकला, और ये दूसरे साल का हमारा क्या निकल गया, तो मूलधन निकल गया। अब यहाँ से हमारा निकल गया, क्या निकल गया, प्रिंसिपल, और यहाँ मिश्रधन यानी अमाउंट। अब प्रिंसिपल 8,000 कितना है, 8,800, यहाँ पे मिश्रधन कितना है, तो 9,680 रुपया है। अब यहाँ से दर निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितने साल का है, तो 2 साल का है, यानी अंतर कितना का है, तो पहले और दूसरे साल का। हम निकाल रहे हैं क्या, दूसरे साल का मूलधन और दूसरे साल का मिश्रधन, यानी समय दे रखा है 2 साल। अब देखो ये सिंपल तरीका से, शॉर्ट तरीका से है। आप लोग ने कोई भी मेथड सीखे होंगे, आप लोग ने, आपका सिलेबस खत्म हुआ होगा, आप लोग नए नए मेथड सीखे होंगे, लेकिन ये है शॉर्ट ट्रिक और बिल्कुल आसान तरीका से। अब देखो आप लोग ने यहाँ पे पता है कि मिश्रधन, प्रिंसिपल और मिश्रधन से हमें ब्याज निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो बिल्कुल निकलता है। क्या करो आप लोग, काटना शुरू करो। देखो 1 0 से 1 0 काटोगे,
अगर हम इसको 88 मरतब में काटते हैं तो 88 मरतब में काटेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। अगर हम इसको 88 मरतब में काटेंगे तो 88 एकम का 88 और 88 एकम का 88, 11 आएगा। 11 आ गया। अब हमें यहाँ पे पता करना है क्या, हमें पता करना है दर। तो देखो प्रिंसिपल कितना है तो 10 और अमाउंट कितना है 11, यानी 10 से 11 कितना बढ़ रहा है भाई, तो 1 बढ़ रहा है। 1 बढ़ रहा है, हमें क्या चाहिए, आर बराबर दर बराबर 1 बढ़ रहा है कितने पे, प्रिंसिपल पे, तो 10 देना है और गुना का 100 कर देना है। देखो 1 0 से 1 0, यानी आर बराबर कितना आया, तो आर बराबर यहाँ पे हमारा आ गया 10%, और 10% ही हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा रहा शॉर्ट तरीका। अब आप लोग यहाँ से फार्मूला से भी अप्लाई कर सकते हो, आपका और कोई तरीका हो सकता है यहाँ से निकालने का। ठीक है, सीख गए हो। चलो दूसरा नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम अगर हम पता करें ना तो क्या होता है, तो ये होता है कि यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ो और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ो, यानी एक अक्षर छोड़ के दूसरे यानी अक्षर को जोड़ना है, और फिर जोड़ने के बाद दोनों को घटाओगे, यानी देखो 9 और 9 जोड़ेंगे 18, ये हो गया। यानी इस तरह से समझना कि 9 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 9 और 9 को जोड़ेंगे 18, और फिर माइनस करना है, फिर किसका, तो दूसरा और तीसरा का 1 प्लस का 6। अब इतना करने के बाद या तो 0 आएगा या फिर 11 का कोई गुणनखंड आएगा। ठीक है, तो वही आप लोग 11 से विभाजित होगा। देखो 9 9 18 होगा, माइनस का 6 1 7। अगर हम क्या करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 18 में से 7 को घटाते हैं तो 11 आया। देखो या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणनखंड आना चाहिए, 11 आ गया, यानी कौन कटेगा, ऑप्शन नंबर 4 कटेगा, 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो यहां से समझना आप लोग 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 255 मीटर है, वे एक दूसरे को 17 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी का चाल क्या होगा। सिंपल तरीका से हमें रेलगाड़ी की चाल बताना है, यानी स्पीड बताना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस देखो क्या कर रहा है, तो 225 मीटर की रेलगाड़ी है और 2 रेलगाड़ी है विपरीत दिशा में चल रही है। दोनों की लंबाई कितना है, तो एक की लंबाई इतना है, दोनों के समान क्या कर रहा है, समान चाल से विपरीत दिशा में चली। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की, हर रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 255 मीटर एक रेलगाड़ी के, तो दूसरी रेलगाड़ी के भी होगा 255 मीटर, यानी 255 और 255 कितना होगा भाई, तो 5 5 10, बाकी एक 5 5 10 एक 11 का एक, और बाकी कितना होगा 2 2 4 1 5, यानी 510 मीटर हो गया 2 रेलगाड़ी का। अब समय की बात करें तो समय कितना दे रखा है, 17 सेकंड, यानी 17 होगा। तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, देखो यहाँ से कटेगा 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया का 51, यहाँ पे 0 आ गया, 30 आ गया। यानी स्पीड कितना है भाई, तो 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे गलत मत करना। हमारा एग्जामिनर कर रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की, ये तो 30 मीटर पर सेकेंड जो है ना, 2 रेलगाड़ी का आया, प्रत्येक रेलगाड़ी का यानी 2 से भाग दे देना। अब क्या होगा, 15 मीटर पर सेकेंड जो होगा, यह हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। 15 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना, 4 नंबर का क्या कर रहा है। और सभी विद्यार्थी जितने भी हो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि क्या हो कि पर हर शिफ्ट का सोल्यूशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त होता है। ठीक है, राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त होता है। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुआ हो तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए। सिंपल तरीका से यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या क्या कर रहा है समझो। यहाँ पे कौन है, अरुण है, उसके बाद कौन है भाई, वरुण है, उसके बाद कौन है, राजू है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो इसका परसेंटेज देख लेते हैं। क्या कर रहा है, अरुण जो है वरुण से 20% कम है। अगर हम वरुण को 100 मानते हैं तो अरुण जो है ना वरुण से 20% कम है, यानी यह 80 है। ठीक है,
और अगर हम यहाँ पे देखते हैं राजू को वरुण से 30% कम अंक मिलता है, यानी वरुण 100 है तो राजू को 100 से 30% कम यानी इसको 70 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 8 आया, यहाँ से 10 आया और यहाँ से 7 आया, यानी 8:10 रेशियो यहाँ पे 7 आ गया इसका। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहा है समझना, यहाँ से कर रहा है कि यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए, राजू को कितना प्राप्त हुआ भाई 140 अंक, और यहाँ पे देखो राजू का कितना प्राप्त हुआ है 7, यानी 7 होगा। अब पूछ रहा है किसका, अरुण का कितना है, तो अरुण का 8 है 8। अब देखो इसको काटो, कितना होगा, तो 7 दूना का 14, यानी यहाँ पे क्या होगा 20 मतम कटेगा, यानी 8 दूना का 16, 160, यानी 160 जो है ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना, 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है आप सभी से कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 5 और 3 है, यानी यहाँ पे क्या है एसिड है और यहाँ पे वाटर है, इसका रेशियो 5:3 है। ठीक है, अब कर रहा है यदि इसमें 12 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का रेशियो 5 और 6 हो जाता है, यानी कितना हो गया 5 और 6 हो गया। कब हुआ, तो यहाँ पे क्या किया, तो 12 लीटर पानी मिलाया। अब देखो क्या करते हैं ना कि अगर पानी मिलाता है तो एसिड को हम बराबर करते हैं, यहाँ से एग्जामिनर देखो एसिड दोनों का बराबर रखा है ना। अब हमें समझने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ ये है कि इनमें से 12 लीटर पानी मिलाया, यहाँ पे कह रहा है 12 लीटर हम पानी मिलाएं, और यहाँ पे देखो कितना मिलाया भाई, तो 3 से 6 कर दिया, यानी 3 मिलाया, यानी यहाँ पे 3 मिलाया। तो कह रहा है इस मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या है, अम्ल यानी एसिड कितना है 5 है, यहाँ से काटो 3 चौका 12, यानी 4 पचे का 20 लीटर क्या है, तो अम्ल है यानी एसिड है, ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो। चले नेक्स्ट पे, अगला प्रश्न समझना, यहाँ पे 6 नंबर का क्या कर रहा है। 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है दो परीक्षार्थियों एम और एन के अंकों का रेशियो 10 और 11, यानी यहाँ पे एक एम है और यहाँ पे एक एन है, इसका रेशियो 10 है और इसका रेशियो 11 है। कर रहा है यदि एम के अंक 200 हैं, एम का अंक कितना है भाई 200, और यहाँ पे एम का अंक कितना है 10, तो करा एन का अंक कितना होगा, यानी इसको काटोगे कितना मरतम कटेगा, तो यहाँ से 20 मरतम। अब इसको गुना करो 0, 11 दूना का 22, 11 दूना का 22 और 11 दूना का 22, इतना आ गया, यानी 220 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है, ठीक है, उसकी बिक्री को 60% वृद्धि कर दिया जाता है, तो बिक्री पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा। समझना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कर रहा है 40% पहले कम हुआ, फिर क्या कर रहा है 60% वृद्धि हो गया, यानी सक्सेसिव लगाना है। 40% कम यानी माइनस का 40, प्लस का 60% वृद्धि प्लस का 60, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 40 होगा गुने का 60 होगा बटा का 100 होगा। अब क्या कर लेना है, तो अब यहाँ से हल कर लेना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 20 होगा, माइनस 6 चक्का 24 होगा, अब इसको घटाएंगे माइनस का 4 होगा, यानी क्या हुआ, तो -4%, यानी 4% की कमी हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखो, 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है, इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना, इसको हम बोर्ड मास के तरह प्रयोग करेंगे, यानी बोर्ड मास की तरह इसको हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले ऑफ का यानी का मान हम निकालते हैं, यानी ऑफ में क्या होता है गुना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा 12 होगा, भागा का अगर हम 4 गुने का 3 करते हैं तो 12 होगा, माइनस का 88 हुआ, प्लस का 75 हुआ, प्लस का 6 हुआ, गुना का, अब देखो 2 गुने का 15 करेंगे तो यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है, भाग कर लेना है। देखो इसको काटेंगे तो यहाँ से 1 प्राप्त होगा, माइनस का यहाँ पे 88 हुआ, प्लस का यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 75 होगा, प्लस का अब यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे 30 गुने का 60 करेंगे कितना होगा, तो 180 होगा। अब हमें क्या कर लेना है, तो देखो ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में, तो तीनों को जोड़ो। अब यहाँ से देखो यहाँ पे 0 और 5 5 5 और 1 6, ठीक है।
अब यहाँ से बचा 7 और यहाँ पे 8, 7 और 8 कितना होगा भाई, 15 का 5 बाकी 1 और 1 1 2, और माइनस का कितना हो गया, माइनस का 88 हो गया। अब देखो 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ हो गया 14, 14 में से 8 जाएगा 6 और 1, 168, 168 देखो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी 168 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 9 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है 9 दोस्तों के एक समूह का औसत भार 70 है, सॉरी 8 दोस्तों, कितना है भाई, 8 दोस्तों का एक समूह है जिसका औसत भार 70 है। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 7 या ठीक है 56, यानी टोटल भार कितना हो गया, तो 556 हो गया, टोटल भार 556। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है समझना, आगे कह रहा है कि यदि 70 केजी भार वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल होता है, यानी पहले भार था 560, लेकिन क्या हुआ ना कि एक व्यक्ति आ गया, उसका भार कितना है 70 केजी, तो 70 केजी इसमें जुटेगा ना, यानी 0 और 7 और 6 कितना होगा भाई 13 और 5 1 6, यानी टोटल भार हो गया अब 630 केजी, 630 केजी। तो कह रहा है शामिल होता है, तो शामिल का नया औसत भार क्या होगा, यानी पहले कितना था 8 दोस्त, लेकिन अब एक दोस्त बढ़ गया यानी 9 दोस्त हो गया और टोटल भार 630 था। अब इसको क्या करो, तो यहाँ से भाग दे दो, 9 सत्ते 63, यहाँ 0, यानी 70 केजी वाले। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा 70 केजी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना, 10 नंबर का क्या कर रहा है, 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 बरस में इतना रुपया, 4 बरस में इतना रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। सिंपल तरीका से इसको भी हल करेंगे और राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे। आप लोग समझना, शॉर्ट तरीका से इसको समझेंगे। देखो कह रहा है साधारण ब्याज पर, यानी मान लो प्रिंसिपल यहाँ पे कुछ था, ठीक है, कह रहा है 2 बरस में यानी 2 साल, 2 साल में क्या हुआ, यहाँ पे समझना कि 2 साल में क्या हुआ भाई, तो 2 साल में 900 रुपया हो गया, 2 साल में। वही कह रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि पर 2 बरस में 900 हुआ, ठीक है। अब कह रहा है 4 बरस में, और यही प्रिंसिपल पे क्या हुआ, तो अगले 4 साल में, 4 साल में कितना हो गया भाई, तो 4 साल में 1080 रुपया हो गया, समझ रहे हो। अब कह रहा है ना कि वार्षिक ब्याज दर कितना होगा, यानी आर बराबर हमें पता करना है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सिंपल तरीका से समझो। अगर हम यहाँ पे देखें 2 साल यहाँ है और 4 साल यहाँ है, गैप कितना का है, तो गैप यहाँ पे गैप जो है वह 2 साल का है, यानी 2 साल का ब्याज निकल जाएगा। अगर हम इसमें दोनों को घटा देते हैं आपस में, तो देखो 1080 में अगर हम 900 को घटाते हैं तो 2 साल का हमें क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा 180। 2 साल का ब्याज हमें 180 आ गया, तो 1 साल का हम यहाँ पे देखो 2 साल का ब्याज कितना आ गया 180 रुपया, और यहाँ पे इन दोनों के बीच कितना गैप है, तो 2 साल, यानी यहाँ पे हमारा ब्याज कितना आ गया, तो यहाँ पे हमारा ब्याज 180 आ गया। ठीक है, अब प्रिंसिपल हम कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल देखो कैसे निकालेंगे, ब्याज देखो 2 साल का 180 रुपया है ना, और हो गया है कितना 900 रुपया हो गया, यानी ये क्या है 900 रुपया अब मिश्रधन हो गया। अब मिश्रधन में हम क्या करेंगे, ब्याज को घटा देंगे, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी 900 में 180 को हम घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 720। अब 720 जो आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब देखो हमारे पास सब कुछ है, क्या है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल देखो, यहाँ पे ये क्या हो गया 720 प्रिंसिपल, ये ब्याज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे मिश्रधन हो गया और समय 2 साल हो गया। अब दर बराबर हम निकाल लेते हैं, दर बराबर यानी आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर होता है SI गुने का 100, और बटा का क्या होता है भाई, तो बटा का प्रिंसिपल और गुने का समय। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे SI, सिंपल तरीका से समझना, SI यानी ब्याज कितना दे रखा है भाई, तो ब्याज दे रखा है 180, ठीक है, गुने का 100 होगा। समय यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो प्रिंसिपल 720 दे रखा है। अगर हम समय की बात करें तो समय देखो 2 साल है, यानी 2 होगा। अब इसको हल कर लो, देखो यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 होगा, 18 चका 72 होगा, और यहाँ पे क्या करो, तो इसको काटो, 4 से काटोगे 25 मरतम। अब यहाँ से क्या आ गया 25 बटा का 2 आ गया, 25 बटा 2, और 25 बटा 2 को यानी कितना मान होता है, तो 12.5 होता है, यानी आर बराबर कितना आया, तो 12.5%। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना सिंपल तरीका से ये सोल्व हो गया। तो तभी तो बोला था कि पहले प्रश्न देख के यहाँ पे हड़बड़ मत होना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है। ठीक है,
चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है। 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। एक कार का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, ठीक है। यदि कार पर 65% का छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना है। यहाँ पे क्या करा है विक्रय मूल्य कितना है 3675 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है भाई 3675 रुपया। कह रहा है कि 35% छूट दे 65% छूट दे रहा है, यानी 100 का सामान में 65% छूट दे रहा है, यानी 35 होगा। अब इसको हल कर देंगे कैसे भाई, तो देखो 35 से काटेंगे इसको, कितना मरतब कटेगा, तो 35 से कम का 35, यहाँ पे एक आया ऊपर से उतरेगा 7, नहीं लगेगा 0, फिर उतरेगा 5, 35 बचेगा 175, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, तो 105 और ऊपर में डबल जीरो, यानी 105 और यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे समझना। यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 12 नंबर का प्रश्न करा है 0.427 और पावर रेकरिंग दो यहाँ पे संख्या पे रेकरिंग है। अब इसका मान हमसे पूछना चाहता है, क्या करेंगे समझना। सिंपल तरीका से इसका होता है कि 427 लिखो। अब देखो कितने पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे ओनली 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो जितने पर रेकरिंग नहीं होता उसको घटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है, यानी 2 को 9 दे देना है। और कितने पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 पर रेकरिंग नहीं है, यानी 1 0 दे देना है। अब इसको हल करो, देखो यहाँ पे 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और बटा में 9 9 0, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही शॉर्ट तरीका से समझाऊंगा, समझना। करा एक परिवार में 9 बेटे, 9 बेटों की औसत आयु 13 वर्ष है। एक परिवार में 9 लड़का यानी 9 बेटा है, और 9 बेटा का औसत आयु कितना है 13 है। अगर हम 9 बेटों का औसत आयु का पूरा आयु पता करें तो यहाँ पे क्या होगा, तो 9 3 27 का 7, बाकी 2, 9 कम का 9 और 2 11, यानी 13 नमा का 17 से, यानी कितना निकल गया, तो 117 बरस निकल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि माता पिता और बेटों के कुल औसत 20 है, यानी यहाँ पे कौन है, मदर है, और यहाँ पे कौन है, फादर है, और क्या कर रहा है, बेटों, और बेटों की संख्या कितना है 9, यानी 9 होगा। अब कर रहा है इसका औसत कितना है, तो 20 है। अब इसका हम टोटल एज की बात करें ना, तो कितना निकलेगा, तो देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गया, माता और पिता, और यहाँ पे लड़का कितना है 9, और 9 2 11 हो गया, यानी यहाँ पे कितना व्यक्ति हो गया, तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति 11 हो गया ना। अब 11 गुने का हम क्या करेंगे, 11 गुने का हम क्या करेंगे, 20 करेंगे, तो यहाँ पे 11 दूना का 22, यानी 220 आ गया। यानी माता पिता और 9 लड़का है, उसका औसत आयु जो है वह 220 बरस है, यानी टोटल आयु 220 बरस है। और खाली 9 लड़का का यहाँ पे आयु कितना है, तो 117 बरस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे खाली माता पिता के औसत आयु निकालना चाहें, औसत आयु निकालना चाहें, तो क्या करेंगे, यानी मदर का और फादर का, वनली वन हम मदर और फादर का आयु निकालना चाहेंगे, तो लड़का वाले को आयु में हम टोटल परिवार के आयु को घटा देंगे तो हमारा माता पिता का निकल जाएगा ना। यानी 220 में क्या करेंगे, 220 में हम 117 को घटा देंगे, तो कितना आएगा भाई, तो दो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 3 हो गया, और यहाँ पे एक 0 हो गया और 1 हो गया, यानी 103 बरस जो है, 103 बरस जो है वनली वन मदर और फादर का आयु है, ठीक है। अब आगे एग्जामिनर क्या कर रहा है, जो समझना, कर रहा है कि यदि माँ पिता से 9 बरस छोटी है तो पिता की आयु क्या होगा। देखो समझना, अगर मैं यहाँ पे फादर की आयु की बात करें, तो फादर की आयु में मान लिया x वर्ष, क्या मान लिया, तो फादर की आयु में मान लिया x बरस, ठीक है। अब कह रहा है कि माता की आयु है ना, यदि माँ पिता के आयु से 9 बरस छोटी है तो माता की आयु क्या होगा भाई, तो x माइनस करना होगा, बिल्कुल होगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर हम माता और पिता का दोनों का आयु जोड़ते हैं, यानी पिता का आयु x है और प्लस माता का आयु कितना है भाई, तो माता का आयु x माइनस का 9 है। अब माता पिता का टोटल आयु यहाँ से कितना दे रखा है, 103, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ से x 2x हो गया, और यह 9 जो है उधर चला जाएगा, यानी 103 और 9 कितना होगा, 112, यानी x की बात करें तो x का आयु कितना होगा, तो 2 5 10, 2 6 12,
यानी एक्स का आयु कितना है 56, यानी ये कितना निकला, पिता का आयु निकल गया 56 वर्ष। और हमारा एग्जामिनर पूछा पिता का आयु कितना है 56, अगर माता की आयु पूछता तो इस 56 साल में 9 साल हम घटा देते, माता का निकल जाता। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। अब बताओ कि कौन कौन स्टूडेंट का यह प्रश्न समझ में नहीं आया। 100% जितना भी देख रहे हो 100% सभी विद्यार्थी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 14 नंबर का कर रहा है, रमन और राजू 5,500 रुपया में काम किया। ठीक है, काम किया। अब यहाँ पे कह रहा है कि रमन अकेला उस काम को 5 दिन में पूरा करता है, राजू अकेला उसे 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें मिलने वाली धनराशि में कितना अंतर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन है भाई, तो यहाँ पे एक रमन है, कौन है, एक रमन है, एक यहाँ पे कौन है, रमन है, और एक यहाँ पे कौन है, तो एक यहाँ पे राजू है। ठीक है, एक रमन है एक राजू है। अब कर रहा है रमन अकेले एक काम को क्या कर रहा है, तो 5 दिन में कर रहा है, और राजू अकेले 6 दिन में कर रहा है। यह क्या है, तो ये समय है, ये समय। अगर हम समय की बात करें तो समय जो होता है वह किसका विपरीत होता है, उल्टा होता है, तो कार्य क्षमता का, यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, समझना, कर रहा है राजू और रमन को 5,500 रुपया, 5,500 रुपया दिया जाता है, 5,500 रुपया दिया जाता है। अब कब किस लिए दिया जाता है, तो काम के लिए, जो काम किया ना, एक काम किया उसको लिए दिया जाता है। यानी यहाँ से टोटल काम एफिशिएंसी की बात करें तो कितना होगा, तो 6 और 5 11, यानी दोनों का कितना होगा, 11 होगा। अब कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें कितना रुपया मिलेगा। अब यहाँ से हम एक एक का निकाल लेते हैं। अगर हम किसका निकालते हैं यहाँ से, तो अगर हम यहाँ से क्या निकालते हैं, तो अगर हम रमन का निकालते हैं तो ये यहाँ पे क्या होगा, तो गुना का 6 होगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो 11 पचे का 55, यानी यहाँ 500 हो गया, और 6 यानी 6 पचे का 30, यानी यहाँ पे क्या हो गया, तो 3,000। अब यहाँ से क्या निकल गया, तो यहाँ से 3,000 निकल गया, किसका हिस्सा भाई, तो 3,000 निकल गया यह रमन का, किसका, रमन का। अब देखो टोटल धनराशि कितना था, तो टोटल धनराशि 5,500 था। अगर हम बात करें टोटल कितना था भाई, तो 5,500 रुपये था, जिसमें से 3,000 रमन का निकला, तो 3,000 रुपये हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना निकल जाएगा, यानी 2,500, 2,500 यह निकल जाएगा किसका भाई, तो यह निकल जाएगा राजू का, राजू का निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब कर रहा है ना एग्जामिनर कि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो उन्हें मिलने वाली धनराशि का अंतर, यानी रमन को इतना मिला, राजू को इतना मिला, आप दोनों का अंतर कराए, दोनों को घटा दो, तो 3,000 में 2,500 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 500, यानी अंतर कितना आया भाई, तो 500 आया, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न समझना करा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और आधार के संगत ऊंचाई आधार का 1/3 है। सिंपल तरीका से समझो, करा है जिसका आधार यानी बेस कितना दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है आधार के संगत ऊंचाई, यानी एच की बात करें ना, तो ऊंचाई जो है आधार का 1/3, यानी आधार यानी 12 का 1/3 है। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3 चौका 12, यानी 4 सेंटीमीटर क्या है, तो ऊंचाई, और आधार 12 सेंटीमीटर। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार यानी बेस गुने का ऊंचाई बराबर 1/2 गुने का 12 और गुने का 4। अब इसको क्या करो, तो काट दो। देखो 2 छक्का 12 यानी 6 छक्का का 24, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा आपका, यहाँ से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कह रहा है एक दुकानदार ने अपने सामान का विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 28% का लाभ हुआ, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। सिंपल तरीका से समझना, अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ क्रय मूल्य कितना भाई, तो 100। अब क्रय मूल्य 100 मान लिया, तो यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कह रहा है ना कि अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित 20% छूट देने के बाद भी उसे 28% का लाभ होता है। यानी अगर हम कोई वस्तु खरीदा था 100 रुपया में, अगर हमें 28% का लाभ कमाना है,
28% का लाभ कमाना है तो बेचेंगे हम उसे कितना में, तो 128 रुपया में, तभी तो हमें 28% का लाभ होगा। यहाँ पे कह रहा है ना 28% का लाभ हुआ है, यानी 100 का सामान 128 रुपये में बेचे होंगे, तो यहाँ से निकल गया। अब कह रहा है ना कि अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि 20% का छूट दिया, यानी अंकित मूल्य हमें कैसे निकलेगा भाई, तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, तो देखो विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, तो विक्रय मूल्य 128 है, 128 रुपये में क्या किया है ना कि 20% का छूट दिया है, यानी यहाँ पे 100 का सामान क्या किया, 20% का छूट दिया, यानी 80 में बेच दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से निकाल लेना अंकित मूल्य, 1 जीरो से 1 जीरो होगा, यहाँ से कटेगा कितना मतलब, तो 16/8 से, यानी अंकित मूल्य कितना निकल गया, 160, 160 रुपया निकल गया हमारा अंकित मूल्य। और विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य 28 रुपया है और क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है। हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य देखो यहाँ पे 160 निकला, क्रय मूल्य कितना निकला 100, तो कितना अधिक है भाई, तो 60 अधिक है, कितने पे, तो क्रय मूल्य पे यानी 100 पे, परसेंटेज निकालना है तो गुना का 100, 100 से 100 यानी हमारा 60 जो होगा राइट आंसर होगा, यानी 60%। ऑप्शन नंबर बोले तो 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक। चले नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे क्या करा है, 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न करा, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रमशः इतना और इतना रुपया, यानी हमें यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 1050 रुपया। क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, तो 900 रुपया दे रखा है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर बात करें तो खरीदा था 900 रुपया में, बेच दिया कितना में, तो 1050 रुपया में, तो उसे लाभ कितना का हुआ भाई, तो यहाँ पे लाभ हुआ 150 रुपया का, कितने पे, तो क्रय मूल्य पे यानी 100 पे, और गुने का 100 होगा। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अगर हम इसको काटना चाहते हैं तो कितना आएगा, 16.66%, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना। 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कि 31, 33, 32 और 33, 31 गुने का 32 है, गुने का यहाँ पे 33 है। अब इतना को अगर हम भाग देते हैं 5 से तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमें बताना है। तो सिंपल तरीका से समझो, जब भी शेषफल हमें पूछे तो क्या करना, इकाई अंक को हमें ले लेना है, इकाई अंक को जोड़ो तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3, और क्या कर देना है, इसका भाग दे देना है 5 से। तो देखो 3 2 5 1 6 और भागा 5, अगर हम 6 से 5 6 यहाँ पे 6 को 5 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी राइट आंसर हमारा देखो ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप लोग सिंपल तरीका से 31 गुने 32 गुने 33 कर लो और 5 भागा दोगे, शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा, 19 नंबर का। 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है, अमर, अकरम और वैभव मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, 20 दिन में कर सकता है मान लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि अमर अकबर से 3 गुना अधिक है, ठीक है, और कर रहा है यहाँ पे 3 गुना तेजी से काम कर सकता है, और अकरम वैभव से 2 गुना तेजी से काम कर सकता है। यहाँ पे देखो सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे कौन है भाई, तो यहाँ पे अमर है, और कौन है भाई, तो यहाँ पे अकरम है, अकरम है, और बात करें तो कौन है, वैभव है, यहाँ पे कौन है भाई, तो वैभव है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जो समझना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रहा है अमर जो है अकरम से 3 गुना तेज है, अमर जो है अकरम से 3 गुना तेज है, और कह रहा है कि अकरम जो है वैभव से 2 गुना तेज है। अगर हम वैभव को 1 रखते हैं, 1 मानते हैं, तो क्या कर रहा है कि अकरम जो है वैभव से 2 गुना है, यानी वैभव से 2 गुना है तो 1 से ये 2 गुना हो गया। ठीक है, अब कर रहा है अमर जो है ना, अमर जो है अकरम से 3 गुना है, यानी अकरम से 3 गुना यानी 3 दूना का 6 है, यानी अमर 6 है, अकरम 2 है और वैभव 1 है। ठीक है, यहाँ तक सभी समझ गए हो। अब कर रहा है यहाँ पे, अब कर रहा है कि अमर, अकरम और वैभव मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, यानी एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। और यहाँ पे इसका हम बात करें तो यहाँ पे 6 काम, 2 काम, 1 काम, यानी 3 और 6 9 काम, यानी यहाँ पे कितना है, 9 काम, यानी टोटल काम की बात करें तो यहाँ पे 180 काम है, यानी टोटल काम कितना है भाई, तो 180 काम। ठीक है,
अब कह रहा है कि तो वैभव अकेले उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अकेले उसी काम को कौन भाई, वैभव। और वैभव कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे बटा 1 से होगा भाग, यानी 180 दिन में करेगा। यानी टोटल काम हुआ कितना दिन में करेगा भाई, तो 180 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या रहा है, 20 नंबर का क्या पूछा जा रहा है समझना। यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि यदि कुल वस्तु का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और शेष वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। सिंपल तरीका से समझो, मान लिया कोई वस्तु का दाम यहाँ पे 100% है, 100% है। अब कह रहा है कि यदि यदि कुल कुल वस्तुओं का 80%, यानी 80%, कुल वस्तु कितना है 100। अब 100 का 80% कितना होगा भाई, 80 होगा। सभी विद्यार्थी को पता है 100 का कितना होगा, 80% 80 होगा। अब कह रहा है यदि कुल वस्तु का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 120 बटा का 100 पर बेचा जाता है, 120 बटा का 100 पर बेचा जाता है। ठीक है, करा और शेष वस्तु को, यानी देखो 100 पूरा का मान कितना था 100 का 80%, तो 120% लाभ पर बेचा, तो बोला बाकी शेष, तो शेष कौन बचेगा भाई, तो शेष यानी 100 में 80% बेच दिया, जो कि 120% लाभ पर, तो शेष कितना बचा, 20 बचा ना। तो 20 को क्या किया ना, तो शेष को 30% की हानि पर, यानी 20 का क्या किया, तो 30% का हानि पर, यानी 100 बटा का, यानी 70 बटा का 100 पर बेच दिया। अब इसको क्या कर लो, तो इसको हल कर लो। देखो यहाँ से क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 12 84 और 12 8 क्या क्या होगा भाई, तो 96, और प्लस का 7 दूना का 14। अब इसको जोड़ेंगे, 6 4 10, 9 1 10, 21 11, यानी अब कर रहा है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो पहले कितना था भाई, तो पहले था 100, यानी किसी वस्तु को हम कितना माने तो 100, और यहाँ पे प्राप्त हमें हो रहा है 110, तो लाभ कितना का होगा, तो 10 का हुआ। कितने पे, तो 100 पे, और हमें परसेंटेज निकालना है, तो 100 गुना करेंगे, 100 से 100 100, यानी 10, यानी 10% हमें क्या निकला, प्रॉफिट, लाभ। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा आप सभी को 20 प्रश्न, जो कि टॉप प्रश्न था। आप लोग को सोल्यूशन करा है, आप लोग समझ पाए होंगे, कुछ सीख पाए होंगे, आपका नंबर फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा इंक्रीज करने में। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या होगा बेल आइकन प्रेस करने से, ताकि हर शिफ्ट का नोटिफिकेशन पहुंच सके आप सभी को, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है आप सभी के एग्जाम पेपर में। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।